चैप्टर 12 है एयर वाटर एंड वेदर। इसको आज हम स्टार्ट करेंगे और बुक का नाम है लिविंग साइंस, क्लास 4th है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड और कुछ भी आपको क्वेरीज होती हैं तो कमेंट्स में मुझे लिखिएगा, और अगर कोई और चैप्टर पढ़ना चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट का तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि एयर है, वाटर है और वेदर है। एयर मीन्स हवा, वाटर मीन्स पानी, और वेदर का मतलब है मौसम। तो जो मौसम होता है वो किस तरह से चेंज होता है। पानी जो है, यानी कि पानी की जो स्टेट्स होती हैं, पानी अभी आपको अगर आप ग्लास में भरते हो तो आप उसको देख पा रहे हो, लेकिन पानी जो है जब भाप बन के उड़ जाता है तो उसके बारे में बताया गया है। और वो एयर के बारे में बताया गया है कि एयर की वजह से वाटर वगैरह ये सब इसमें चेंजेस होते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में पूरे चैप्टर के अंदर। ध्यान से पढ़िएगा, पॉइंट टू पॉइंट आप फिंगर रखिएगा। हैज़ इट एवर हैपन्ड विद यू दैट यू वर आउट ऑन अ सनी डे एंड सडनली इट स्टार्ट रेनिंग। हैज़ इट एवर हैपन्ड मतलब क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपके साथ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी सनी डे, यानी कि सनी डे का मतलब है कि किसी दिन जो है सन निकला हो और उस दिन आप बाहर गए हो और अचानक से बारिश आ गई हो। हु कॉज दिस चेंज इन द वेदर, किसकी वजह से ये बारिश होती है, किसकी वजह से वेदर चेंज होता है। श्योरली नॉट द वेदरमैन, वेदरमैन तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं वेदरमैन का मीनिंग क्या होता है। वेदरमैन का मतलब होता है ऋतु विज्ञान शास्त्री। तो वेदरमैन का मीनिंग है कि जो वेदर के बारे में नॉलेज रखते हैं और कब बारिश होगी कब नहीं होगी, वो साइंटिस्ट होते हैं। तो वो देखते हैं कि बारिश कब होगी या कब नहीं होगी, तो हम उसको कहते हैं वेदरमैन। इट्स द सन विच कॉजेज चेंजेस इन द वेदर। तो जो चेंजेस होते हैं वो सन की वजह से होते हैं। द हीट ऑफ द सन अफेक्ट्स मूवमेंट ऑफ एयर एंड चेंजेस द फॉर्म ऑफ वाटर विच ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द वेदर। तो ये जो है सन की वजह से होता है। जब ये सन के ही इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसी के कारण होते हैं, उसी का असर होता है। ये अफेक्ट का मतलब है असर। तो ये सन यानी कि जो सूरज होता है उसी का असर होता है, उसकी वजह से जो है मौसम में बदलाव आ जाते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर, एयर की जो मूवमेंट होती है वो भी चेंज हो जाती है। कभी एयर ईस्ट में चलती है, कभी वेस्ट की तरफ चलती है, तो उसकी मूवमेंट में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो ये सभी होता है सन की वजह से। अगर किसी दिन गर्मी ज़्यादा होती है तो हवा किसी और डायरेक्शन में चलेगी। अगर सन की गर्मी यानी कि कम होती है तो हवा किसी और डायरेक्शन में चलेगी। ऐसा कई बार हो जाता है। एंड चेंजेस द फॉर्म्स ऑफ वाटर, तो हवा की मूवमेंट बदल जाती है सन की वजह से, और वाटर की जो फॉर्म होती है वो भी चेंज हो जाती हैं। तो वाटर की जो फॉर्म होती है, आप देख सकते हैं कि वाटर की फॉर्म कौन कौन सी होती है। एक फॉर्म होती है एयर में होना, यानी कि जो भाप होती है, स्टीम बन जाता है, वो इस भाप बन जाता है पानी गर्म होकर। जब हम, जैसे आप सपोज़ कर सकते हैं कि आप जब गैस पर पानी उबालते हैं तो पानी जब गर्म होता है वो भाप बन के उड़ने लग जाता है। तो ऐसा हमारे एनवायरनमेंट में भी होता है। जब सन की गर्मी जब वाटर पे पड़ती है तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। वो लिक्विड से स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है, वेपर बन जाता है। तो वेपर का मतलब भी भाप होता है और स्टीम का मतलब भी भाप होता है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। आपको अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। विच ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द वेदर, तो सन की वजह से ही जो है चेंजेस हो रहे हैं वेदर में। व्हाट डू यू मीन बाय वेदर, तो यहाँ पर वेदर की डेफिनेशन है। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग अस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर। वेदर हमारे एटमॉस्फेयर की एक कंडीशन होती है कि जब अलग टाइम पर अलग वेदर होगा, या टेम्परेचर अलग होगा तो वेदर अलग होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होगा तो वेदर अलग होगा, अगर तेज़ हवा चल रही होगी तो वेदर अलग होगा, मॉइस्चर होगा अलग तो भी वेदर अलग होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है।
SST में भी आपने पढ़ा होगा सोशल स्टडीज़ की बुक में। वेदर क्या होता है? वेदर हमारे एनवायरनमेंट की वो कंडीशन होती है जो थोड़े ही टाइम तक बनी रहती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक ऐसा मौसम बना रहता है। अब जैसे आप देख सकते हो कि अभी विंटर्स चल रही हैं, तो विंटर्स में क्या होता है, सन जो है बिल्कुल ही कभी 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए कभी चला जाता है, लेकिन कंटिन्यूसली ठंड रहती है, गर्मी नहीं लगती। तो अभी ठंड का मौसम है, तो अभी उसको हम वेदर नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्लाइमेट। तो अभी क्लाइमेट है, यानी क्लाइमेट को भी हम मौसम कहते हैं, वेदर को भी हम मौसम कहते हैं। तो वेदर क्या होता है? वेदर 1 दिन 2 दिन के लिए होती है। जैसे मान लीजिए सुबह सर्दी लग रही थी, वो सुबह का वेदर था। फिर दोपहर में धूप निकलते निकलते दोपहर में गर्मी लगने लग गई, तो वो गर्मी का मौसम, गर्मी की जैसा मौसम हो गया। तो मतलब जब कंटिन्यू चेंज होता रहता है आपका एनवायरनमेंट, जब कंडीशंस बार बार चेंज होती हैं, तो वो होता है वेदर। लेकिन जो लंबे टाइम तक चलता है उसको क्लाइमेट कहते हैं। मतलब दोनों का सेम है, लेकिन अगर इंग्लिश में आप क्लाइमेट को समझोगे तो क्लाइमेट जो है 4 तरह के होते हैं। जैसे विंटर्स का मौसम, तो विंटर्स पूरे 3-4 महीने रहती है। फिर गर्मियाँ भी आती हैं, गर्मियाँ भी 3-4 महीने रहती हैं। फिर ऑटम आता है, पतझड़ आ जाता है, और स्प्रिंग आती है ना। तो ये सब क्लाइमेट होता है। द वेदर कैन बी हॉट, कोल्ड, वाइंडी, ड्राई और ह्यूमिड। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि वेदर क्या होता है। वेदर या तो कभी एकदम से गर्मी लगने लगेगी, कभी ठंड हो जाएगी, कभी तूफान आंधी तूफान आने लगेगा, कभी एकदम मतलब सूखा पड़ जाएगा, या फिर कभी एकदम से ह्यूमिड हो जाएगा मौसम। ह्यूमिड का मतलब है कि नमी आ जाती है एनवायरनमेंट में। तो नमी का कैसे पता चलेगा? जैसे सपोज़ कीजिए आपके पसीना आ रहा है, और पसीना जो है, हवा चल रही है पर पसीना सूख नहीं रहा है, तो वो एनवायरनमेंट जो होता है वो एटमॉस्फेयर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है। आप दोबारा से अभी यहाँ से यहाँ तक रिपीट करके आप दोबारा पढ़ेंगे, आपको बहुत सही से क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द सन कॉजेज चेंज इन वेदर। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि सन जो है, सन की वजह से, कॉजेज का मतलब उसकी वजह से, सन की वजह से वेदर में चेंजेस आते हैं। तो सन की वजह से वेदर में चेंजेस आते हैं। वी नो दैट द पार्ट ऑफ अर्थ फेसिंग द सन हैज़ डे एंड द अदर पार्ट हैज़ नाइट। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो अर्थ का एक फेस होता है, 2 फेस अर्थ के माने जाते हैं इस तरह से कि अगर सन जो है इस वाले आधे पार्ट तक तो उजाला रहता है, इधर साइड में उजाला रहेगा, उधर साइड में नाइट रहेगी। तो एक फेस ये हुआ, दूसरा फेस ये हुआ। Thus, rotation of the earth on its axis causes day and night। तो रात क्यों होती है और दिन क्यों होता है, ये आप देख रहे हो, ये लाइन जो खींची हुई है। तो अर्थ अपने ही एक्सिस पर मूव करती है, अपने ही एक्सिस पर मूव करती है, तो उसको मूव होकर आने में वापस 12 आवर्स लगते हैं मूव होकर आने में, और वापस से मूव होकर हम यहाँ पर आएगी तो फिर से 12 आवर लगेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि दिन और रात दोनों मिलाकर 24 आवर्स की होती है। तो जब अर्थ अपने रोटेशन कहते हैं अपने ही एक्सिस पर घूमना, इज कॉल्ड रोटेशन। तो दिन और रात इस वजह से होती है। तो ऐसा ही हमने ये पढ़ा है कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, 1/2 ऑफ इट इज क्लोज टू द सन वाइल अदर हाफ इज अवे फ्रॉम इट। तो आपने ये देखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1/2 यानी कि एक हिस्सा तो ऐसा है कि जो सन के सामने है, और दूसरा हिस्सा ऐसा है जो सन से दूर है। तो जब इस तरह से होता है तो एक हिस्से में जो है रात रहती है, दूसरे हिस्से में उजाला रहता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज क्लोजर टू द सन हैज़ वार्मर एंड लॉन्गर डेज। तो जो हिस्सा सन के सामने होता है वो हिस्सा गर्म होता है और दिन लंबे होते हैं। सो इट इज़ समर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उस हिस्से में गर्मी होती है। द पार्ट ऑफ द अर्थ
अवे फ्रॉम द सन हैज़ कूलर एंड शॉर्टर डेज। तो जो हिस्सा सन से दूर होता है, यानी कि दूसरी साइड का जो हिस्सा है जहाँ पर आपको रात दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर दूसरे हिस्से में वहाँ पर जो है दिन छोटे होंगे और ठंडे होंगे। द पार्ट ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन, यानी कि वो वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट है जो इधर साइड में जहाँ पर रात है, तो उस हिस्से में क्या होगा, ठंडे दिन रहेंगे और छोटे दिन रहेंगे। सो इट इज़ विंटर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उस हिस्से में ठंड रहेगी क्योंकि वहाँ तक सन की रेज पहुँच नहीं पा रही हैं। दस रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंज इन सीजन। तो सीज़न में चेंजेस आते हैं अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से। तो अर्थ का रिवॉल्यूशन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, मैं आपको पेज खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए पेज नंबर 96 है आपकी बुक में। इसमें दिखाया हुआ है द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन्स। तो जो रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन होता है सन के चारों तरफ घूमना, और रोटेशन होता है अपने ही एक्सिस पर घूमना, वो रोटेशन होता है। लेकिन रिवॉल्यूशन होता है चारों तरफ घूमना, रोटेशन होता है अपने ही एक्सिस पर घूमते रहना, वो रोटेशन है। देख सकते हो मैंने ये लास्ट वीडियो में समझा रखा है कि किस तरह से किस एरिया में ठंड है और कौन से एरिया में गर्मी है। नाउ इन कंट्रीज लाइक इंडिया विंटर, समर, मानसून आर दी 3 मेन सीजन। तो हमारे इंडिया में क्या होता है, विंटर आती है यानी कि सर्दियाँ आ जाती हैं, गर्मियाँ आ जाती हैं, और मानसून आ जाता है, यानी कि मानसून में क्या होता है, हर एक मतलब हर दिन बारिश ही होती रहती है। तो ये इंडिया के मेन सीजन्स हैं। इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया विंटर, समर, मानसून आर दी 3 मेन सीजन्स। तो क्या होता है कि हाउएवर इवन ड्यूरिंग वन सीजन द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स फ्रॉम आवर टू आवर। तो आप यहाँ पर वर्ड जो देखोगे वो है वेदर। तो वेदर का मतलब है कि वेदर एक ऐसी कंडीशन है जब दिन में अलग अलग मौसम चेंज होता रहे, कभी ठंड सी लगने लगे, कभी गर्मी सी लगने लग जाए, कभी हवा तेज़ चलने लग जाए, कभी जो सन है वो छिप जाए जाके। तो ये कंडीशन होती है वेदर की। तो विंटर में भी आपको देखने को मिलता है कि सन निकल जाता है और कभी इतनी ज़्यादा धूप निकलती है कि गर्मी सी लगने लग जाती है। समर्स में कई बार ऐसा होता है कि गर्मियाँ तो हैं पर बारिश हो जाती है, और फिर मतलब बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, फिर गर्मी नहीं लगती। मॉनसून में कई बार ऐसा हो जाता है कि 2-3 दिन बारिश नहीं होती है और फिर लगातार बारिश होती है, फिर 2-3 दिन बारिश नहीं होती है। तो वो सब वेदर होता है। लेकिन जब पूरे महीने तक, पूरे 1 महीने 2 महीने तक बारिश होती रहे तो वो मानसून हुआ। 2-3 महीने तक गर्मी पड़ती रहे, कभी कभी अगर बारिश हो गई बीच में तो वो कोई और बात है। द सन कॉजेज विंड्स टू ब्लो। तो सन जो है, अब यहाँ पर एक टॉपिक आया है कि द सन कॉजेज विंड्स टू ब्लो। तो सन की वजह से, सन कॉजेज का मतलब सन की वजह से, विंड्स टू ब्लो यानी कि जो आंधी है वो सन की वजह से आती है, और या फिर कह सकते हो जो हवा है वो सन की वजह से चलती है। द मूवमेंट ऑफ द विंड इज़ अफेक्टेड बाय द हीट ऑफ सन। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हवा है, विंड को आप हवा कह सकते हो, आंधी कह सकते हो, तो जो हवा है वो हवा किस वजह से चलती है, सन की गर्मी की वजह से। जहाँ पर अगर सन है और सन जो है गर्मी दे रहा है, अगर हीट ज़्यादा है तो वहाँ पर फिर हवा का मूवमेंट देखने को मिलेगा। द हीट ऑफ द सन हीट्स अप द एयर। द हीट ऑफ द सन हीट्स अप द एयर। क्या बात समझे कि जो सन की जो गर्मी है वो क्या करती है, हवा को गर्म कर देती है। आफ्टर हीटिंग, और जब हवा गर्म हो जाती है तो एयर बिकम्स लाइटर एंड राइजेस। तो जब हवा गर्म हो जाती है तो ठंडी हवा हमेशा ऊपर की ओर उड़ती है। आपने देखा है हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून में आपने देखा है उसमें हम लोग जो है आग जलाते हैं, उसमें आग जल रही होती है, और जैसे आग जल रही होती है बैलून के अंदर जो है गर्म हवा भर जाती है, और जो गर्म हवा भरती है तो बैलून के साथ साथ ऊपर उड़ जाता है। तो जब गर्म हो जाती है तो वो हल्की पड़ जाती है, और हल्की जब पड़ जाती है तो वो ऊपर एनवायरनमेंट में, ऊपर एटमॉस्फेयर में उठती हुई चली जाती है। नाउ द कूल एयर
विच इज़ हैवियर मूव्स इन टू टेक इट्स प्लेस। तो जो ठंडी हवा होती है तो वो ठंडी हवा है, वो ठंडी हवा भारी होती है, और जो भारी हवा होती है वो उस जगह पर आ जाती है जहाँ से वो गर्म हवा निकल करके ऊपर एनवायरनमेंट में गई है। तो इस तरह से जो है ठंडी हवा आती है, कभी गर्म हवा चली जाती है, ठंडी हवा आती है, गर्म हवा चली जाती है, तो हवा जो है इस वजह से चलती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है द सन कॉजेज चेंजेस इन द स्टेट ऑफ वाटर। तो सन की वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि जो वाटर है यानी कि जो पानी है, पानी की स्टेट्स चेंज हो रही हैं। स्टेट्स का मतलब है उसकी अवस्थाएं, यानी कि जिस तरह से वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है, तो स्टेट का मतलब है कि पानी के लिक्विड की यानी कि ऐसी बहने की अवस्था में होता है, पानी बह जाता है ना, तो उसको लिक्विड कहते हैं। जो बह जाए वो लिक्विड है। दूध भी लिक्विड है, पेट्रोल भी लिक्विड है, केरोसिन भी लिक्विड है, सब कुछ लिक्विड है। जो बह जाए वो लिक्विड है। तो वाटर भी बह जाता है, तो वाटर भी लिक्विड स्टेट में है। तो जब उस वाटर को गर्म किया जाता है तो वो वेपर बन जाता है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं इस टॉपिक में क्या दिया गया है। वी नो दैट क्लाउड्स ब्रिंग अस रेन। तो हमें पता है कि बादलों की वजह से बारिश आती है, लेकिन हाउ आर दीज क्लाउड्स फॉर्म। अब ठीक है भाई, बारिश तो आ गई बादलों की वजह से, लेकिन ये बादल कैसे बने। द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर। तो वाटर जो है वाटर वेपर में इनटू मतलब चेंज हो गया, वाटर वेपर में चेंज हो गया। और वो कैसे चेंज हुआ कि जो सन है, सन की गर्मी से जब गर्मी पड़ी वाटर के ऊपर तो वो वाटर वेपर में चेंज हो गया। दिस वाटर वेपर राइजेज एंड फॉर्म क्लाउड्स। तो अब जब पानी जो है, पानी तो भारी होता है, लेकिन जैसे ही पानी की भाप बन गई तो वो भाप हल्की पड़ जाएगी, और वो भाप जो है, पानी की भाप, वो उड़ करके ऊपर चली जाती है एनवायरनमेंट में, और बादल बन जाते हैं, फॉर्म्स क्लाउड, बादल बन जाते हैं। द क्लाउड्स बिकम टू हैवी, द क्लाउड्स बिकम टू हैवी। इसको थोड़ा लंबा खींचेंगे, टू मतलब कुछ ज़्यादा ही। द क्लाउड्स बिकम टू हैवी दे फॉल एज रेन। तो जब बादल कुछ ज़्यादा ही भारी हो जाते हैं तो अब क्या होता है, फिर वो बारिश के रूप में अर्थ पर फिर से बारिश हो जाती है, फिर से पानी अर्थ पर वापस आ जाता है। वाटर वेपर फॉल्स एज स्नो व्हेन द एटमॉस्फेयर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। तो जब वाटर वेपर जो है यानी कि जो पानी की बूंद यानी कि जो भाप है, अगर वो ठंडी हो जाए तो वो भाप फिर से पानी बन जाती है। लेकिन अगर वो पानी की भाप ठंडी होकर पानी बन गई और इतनी ठंड है ऊपर एनवायरनमेंट में कि वो पानी जो बना, वो पानी की बूंदें यानी कि जो पानी है वो भी जम गया, तो फिर बर्फ़ पड़ती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, एयर। वी नो एयर इज़ ऑल अराउंड अस। हमको पता है कि जो हवा है वो ऑल अराउंड अस यानी कि हमारे चारों तरफ है। वी ऑल्सो नो एयर कंटेन वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स। अराउंड द अर्थ इज़ अ थिक लेयर ऑफ एयर। तो हमको पता है कि हमारे चारों तरफ हवा है, लेकिन हम हवा को देख नहीं पाते हैं। वी कैन जस्ट फील इट। तो हम उसको सिर्फ फील करते हैं। हमको पता है कि जो हवा होती है उस हवा के अंदर वाटर वेपर्स होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं। आपको ये कैसे पता चलेगा कि एयर के अंदर वाटर वेपर होती है? अगर आप कोई ठंडी चीज़ रखते हो, जैसे कि बर्फ़ का कटोरा रख देते हो या पेप्सी की ठंडी बोतल रख देते हो, तो उसके बाहर आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर पानी जो है वो बहने लग गया है। तो पानी बोतल से नहीं निकल रहा होता है। एनवायरनमेंट के अंदर वाटर वेपर जो होती है, जब वो वाटर वेपर ठंडी होती है तो वो वाटर वेपर फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारा एनवायरनमेंट जो है, हमारी जो एयर है, एयर के अंदर वाटर वेपर है, स्मोक है मतलब धुआं है, डस्ट है, जर्म्स भी हैं। तो अराउंड द अर्थ इज़ अ थिक लेयर ऑफ एयर। हमारी अर्थ के चारों तरफ जो है हवा की एक लेयर बनी हुई है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। तो जो हवा मूव करती है उसको हम विंड कहते हैं। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड कैन कॉज अ स्टॉर्म। तो विंड का मतलब है आंधी या हवा। तो आंधी थोड़ी कमज़ोर होती है, स्टॉर्म का मतलब तूफान है।
तो तूफ़ान में बहुत तेज़ तरीके से आंधी आती है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, सबको उड़ा के ले जाता है, बहुत सारे पेड़ टूट जाते हैं, तो वो होती है स्टॉर्म। लेट अस नाउ रीड अबाउट एयर करंट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हॉट एंड कोल्ड एयर। तो आप पढ़ चुके हैं, अभी मैंने बताया जैसे यहाँ पर। तो हॉट एयर और कोल्ड एयर हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। टू लर्न अबाउट एयर करंट्स, एयर करंट का मतलब है कि जो हवा चलती है, दैट इज़ कॉल्ड एयर करंट। तो करंट का मतलब है कि पानी का बहना, वो कोई भी चीज़ अगर बहती है इज़ कॉल्ड करंट। अगर हवा चल रही है तो एयर करंट, पानी बह रहा है वाटर करंट, तो अगर बिजली आ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी करंट, दैट्स इट। तो बहती हुई चीज़ को, किसी चलती हुई चीज़ को करंट कहा जा रहा है। एयर करंट मतलब हवा, बहती हुई हवा, चलती हुई हवा। वी नीड टू नो हाउ हॉट एंड कोल्ड एयर मूव। तो अभी हम पढ़ेंगे कि ठंडी हवा और गर्म हवा किस तरह से चलती है। एक्टिविटी को समझते हैं। एक कैंडल लीजिए, उसको पकड़िए डिफरेंट पोजीशंस में, और उसकी फ्लेम को आप नोटिस कीजिए। फ्लेम का मतलब है कि ये जो आँच जल रही है, जो आग है, ये किस डायरेक्शन में जल रही है, आप उस चीज़ को नोटिस कीजिए। तो आप ये पाएंगे कि जो डायरेक्शन है उसकी टिल्ट करने पर भी, आपने उसको टिल्ट कर दिया, टेढ़ा किया, और भी टेढ़ा कर दिया, एकदम से इसको खड़े रखा है, तो अगर आपने देखा तो उसकी आप फ्लेम पे आप नोटिस कीजिए, फ्लेम हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में ही है। अब ऐसा नहीं है कि मोमबत्ती को झुका दिया नीचे तो उसी डायरेक्शन में जो है फ्लेम चलेगी, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये पूरा अभी आगे दिया हुआ है। ब्रिंग योर हैंड क्लोज टू द साइड ऑफ द फ्लेम फर्स्ट एंड देन अबव इट। अगर आप ये देखते हो कि उसके फ्लेम के अगर दोनों साइड अगर आप हाथ रखते हो, दोनों साइड हाथ लगाते हो, तो आपके हाथ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने हाथ को फ्लेम के थोड़ा ऊपर रखते हो, आपको गरम गरम फील होने लगेगा, क्योंकि जो फ्लेम है, जो ये आग जल रही है, यहाँ पर आग तो नहीं कहेंगे, लौ जल रही है। तो ये जो लौ जल रही है, यहाँ पर जितनी भी एयर है, वो एयर सीधे एनवायरनमेंट में ऊपर को जा रही है। तो जब ऊपर को जा रही है तो हमारे हाथ पे हमको गर्म गर्म फील होगा। You will find the air by the sides of the flame is not as hot as the air above. आपको ये देखने को मिलेगा कि साइड में जो गर्मी आपको लग रही है वो कम लग रही है इसके कंपेयर में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रही है। Why does hot air rise? Let us see why. तो अभी हम अगले एग्जाम्पल में देखते हैं कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर को ही क्यों जाती है। एक्टिविटी 3, टेक अ कार्डबोर्ड और अ वुडन बॉक्स विद ग्लास फ्रंट। एक कार्डबोर्ड बॉक्स ले लीजिए, चाहे वुडन बॉक्स ले लीजिए, उसका जो फ्रंट साइड है वो ग्लास होना चाहिए उसमें, जिससे कि हमको दिखाई दे कि अंदर क्या क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ उसके अंदर हो रही है। अब क्या करना है कि 2 आपको ट्यूब लेने हैं, जो कि उसके टॉप पर हमको फिट करने हैं। छेद कर देंगे और टॉप पर उनको हम फिट कर देंगे, और वो चिमनी का काम करेगी। चिमनी क्या होती है? चिमनी एक बहुत लंबी सी ऊंची सी हाइट की एक पाइप होती है, उसमें से धुआं निकलता है। पुट अ स्मॉल लाइटेड कैंडल बिलो वन ऑफ द चिमनीज। दोनों चिमनीज के नीचे, दोनों में से किसी भी एक के नीचे आपको कैंडल रखनी है, तो हमने इस वाली चिमनी के नीचे रख दी। अब क्या करना है कि एक होल्ड अ स्मॉल्डरिंग पीस ऑफ पेपर एट द टॉप ऑफ द अदर चिमनी। आप देख सकते हो मैंने स्मॉल्डरिंग का मीनिंग लिखा हुआ है, सुलगने वाला। तो जो चीज़ सुलगती है, जैसे पेपर को जलाना नहीं है, पेपर को सुलगाते रहना है, तो पेपर जो सुलग रहा है उस पेपर के पीस को हमें दूसरी साइड वाले चिमनी पर रखना है, टॉप पर। और फिर कहा गया है कि सी व्हाट हैपन, क्या देखने को मिला आपको? तो द एयर अबव द कैंडल गेट्स हीटेड। तो यहाँ पर तो जो एयर है यहाँ पर, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर तो एयर जाएगी ही, क्योंकि दोनों छेद हमने यहाँ पे कर रखे हैं, तो अंदर एयर है, इसलिए यहाँ पर कैंडल नहीं बुझ रही है, क्योंकि एयर हमारे इसमें आ रही भी है और जा भी रही है, इसलिए कैंडल यहाँ पर चल रही है। अब देखना है कि जो कैंडल के ऊपर की जो एयर है वो तो गर्म हो गई है, लेकिन जो धुआं है, धुएं में कोई गर्मी नहीं होती, तो
तो इसलिए धुआं जो है वो ठंडा है। अब जो धुआं भी एक तरीके से गैस है, तो ये ठंडी गैस जो है ये तो नीचे की तरफ आ गई और जो गर्म गैस है वो ऊपर की तरफ चली गई है। तो ठंडी हवा जो है नीचे को आ गई और जहाँ पर गर्म हवा थी वो गर्म हवा वहाँ से निकल गई और ठंडी हवा ने उसकी जगह ले ली। द स्मोक फ्रॉम द स्मोल्डरिंग पेपर रशेज इनटू द बॉक्स टू टेक द प्लेस ऑफ वार्म एयर। तो ठंडी हवा जो है उसने गर्म हवा की जगह ले ली। एयर करंट आर सेटअप। तो ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों आपस में सेटअप हो गए। ऐसा नहीं है कि गर्म हवा वहाँ से चली गई और हवा वहाँ पर कोई रहेगी नहीं, वहाँ पर ठंडी हवा रहेगी फिर अगर गर्म हवा नहीं है तो, और अगर ठंडी हवा नहीं है तो फिर गर्म हवा रहेगी। तो ये पूरा टॉपिक ही इसके ऊपर है कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है। तो ब्रीज का मतलब हवा है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैंने मीनिंग लिखा हुआ है। ब्रीज का मतलब क्या है, हवा। तो लैंड ब्रीज क्या होता है और सी ब्रीज क्या होता है, ये पेपर में जनरली क्वेश्चन आता है। राइट डिफरेंस बिटवीन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। स्टार्ट करते हैं। इन अ गिवन टाइम पीरियड सैंड एंड वाटर डू नॉट एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो आपको ये पता है कि जैसे ही सन आता है, सन निकलता है यानी कि धूप निकलती है, तो जब धूप निकलती है तो जो सैंड है और जो वाटर है ये दोनों ही सेम तरीके से हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। आप सपोज कीजिए कि अगर आपने अपनी छत पर पानी फैलाया हुआ है और मिट्टी फैलाई हुई है, तो मिट्टी जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी दिन के टाइम, लेकिन पानी जो है ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होगा। इसीलिए दोनों ने अलग अलग टाइम में गर्मी को एब्जॉर्ब किया, यानी कि उन्होंने लिया। अगर धूप निकल रही थी और धूप में जो है मिट्टी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, लेकिन पानी उतनी जल्दी गर्म नहीं होता है। पानी भी गर्म होता है लेकिन उससे पहले सैंड गर्म हो जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैंड ली गई है और यहाँ पर वाटर लिया गया है। तो दोनों में थर्मामीटर यहाँ पे लगा के देखिए, यहाँ तक तो ये रेड दिखाया हुआ है और इसमें यहाँ तक रेड दिखाया हुआ है, यानी कि वाटर में टेम्परेचर कम है और सैंड में टेम्परेचर ज़्यादा है। यहाँ पर सन निकला हुआ है, तो ये टेबल पर यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो अब जो लैंड है यानी कि जो सैंड है, सैंड होती है लैंड के ऊपर, तो वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो गई और पानी गर्म नहीं हुआ। जो चीज़ जितनी जल्दी गर्म होती है, जैसे सैंड जितनी जल्दी गर्म हुई है उतनी जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है। तो वाटर जो है वो देर में गर्म होगा, अगर वो देर में गर्म होगा तो वो धीरे धीरे ठंडा भी होगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, लैंड एंड वाटर डू नॉट एब्जॉर्ब और लूज द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। तो जो अब आपने देखा कि जो लैंड है वो देर में गर्म हुई और लैंड जो है बहुत जल्दी गर्म हो गई और वाटर जो है वो देर में गर्म हुआ। तो जब ऐसा होता है तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। तो जब लैंड जल्दी गर्म हो गई और वाटर देर में गर्म हुआ, और जब वाटर गर्म हो गया तो फिर लैंड पर क्या असर पड़ा, इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज इन दोनों टॉपिक्स के अंदर। नाउ सी ब्रीज क्या होता है? सी ब्रीज होता है समुद्र से आने वाली हवा। ओके, सी ब्रीज का मतलब है समुद्र से आने वाली हवा को हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। ड्यूरिंग द डे, जब दिन होता है तो जो लैंड है वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है, लेकिन समुद्र के अंदर तो बहुत सारा पानी है तो इसलिए वो जल्दी से गर्म नहीं होता। तो जो हवा होती है लैंड के ऊपर, तो अभी आपने पीछे पढ़ा, टॉपिक्स पढ़े आपने कि जो गर्म हवा होती है वो जल्दी से उड़कर एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो ये सॉइल है, सॉइल गर्म हो रखी है और इस सॉइल के ऊपर गर्म गर्म हवा है। तो जब सॉइल जल्दी गर्म हो जाएगी, जैसे लैंड अगर जल्दी गर्म हो गई तो जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है। तो व्हेन द एयर अबव द हॉट लैंड गेट हीटेड इट राइजेज एज हॉट एयर इज लाइटर। तो जब वो लैंड गर्म हो रखी है, तो जो हवा है उसके ऊपर वो उड़ करके ऊपर चली जाती है। तो अब पूरे दिन जो है जो समुद्र जो है उसके ऊपर सन रेज पड़ी है। अब जब सन रेज उसके ऊपर पड़ी है
तो पानी वो भी धीरे 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 गर्म हो रहा है, तो वो तो पूरे दिन में गर्म हुआ। लेकिन जो लैंड है वो मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे में ही उसका जो सरफेस है वो गर्म हो गया। लेकिन इसको गर्म होने में कम से कम 10 घंटे लगे। तो जब 10 घंटे इसको गर्म होने में लगे तो ठंडे होने में भी पानी को टाइम लगेगा। ये वाटर है, तो वाटर को ठंडे होने में अगर गर्म होने में अगर टाइम लग रहा है तो ठंडे होने में भी टाइम लगेगा। लेकिन जो लैंड है वो जितने जल्दी गर्म हो गई वो उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। तो लैंड के ऊपर जो एयर है वो एयर उड़ करके ऊपर को जा रही है क्योंकि वो गर्म हो गई है। तो जो ठंडी हवा होगी वो फिर समुद्र से बहती हुई उस जगह पर आ जाएगी जहाँ से गर्म हवा गई है। हमारी लैंड के ऊपर से अगर हवा चली जाती है तो फिर वो ठंडी ठंडी हवा हमको मिलेगी वहाँ पर। जैसे हम कहते हैं कि रात हो गई, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो रात को ठंडी ठंडी हवा क्यों चल रही है? क्योंकि जो पानी पूरे दिन में जो सन रेज की वजह से, धूप की वजह से वो पूरा जो सन का जो समुद्र का पानी है वो पूरे दिन गर्म हुआ, तो उसके ऊपर से जो वेपर्स उड़ रही होंगी, जो भाप उड़ती है पानी की, वो पानी की भाप हवा के साथ उस गर्म जगह पर आ जाती हैं। तो कूल एयर ओवर द सी रशेज इन टू टेक इट्स प्लेस। तो ठंडी हवा जो है समुद्र से होते हुए हमारे उस जगह पर आ जाती है। तो हम कहते हैं कूल ब्रीज, यानी कि सी ब्रीज को कूल ब्रीज कह सकते हैं। तो ठंडी हवाएं चलती हैं लैंड ड्यूरिंग द डे। तो दिन में हमको जो है लैंड पर, यानी कि हमको लैंड पर ठंडी हवा देखने को मिलेगी। अब पढ़ेंगे हम लोग लैंड ब्रीज। तो जब रात हो जाती है तो फिर रात को तो अब लैंड ठंडी हो गई, तो रात को क्या हुआ, जैसे दिन में गर्म हुई थी तो रात में जितनी जल्दी दिन में गर्म हुई थी उतनी ही जल्दी रात को ठंडी हो जाती है अर्थ। तो फिर सो सी इज वार्मर देन द लैंड। अब रात को क्या है, रात को समुद्र गर्म हो रखा है। द हॉट एयर अबव द सी राइजेस। तो हॉट एयर जो है सी के ऊपर वो जो है उड़ेगी, और द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टूवर्ड द सी टू टेक इट्स प्लेस। अब जैसे ये समुद्र है और ये लैंड है, तो समुद्र के ऊपर अब क्योंकि पूरे दिन समुद्र गर्म होता है, अब जब पूरे दिन समुद्र गर्म होता है तो वहाँ से क्या होता है, जब समुद्र गर्म है वहाँ से गरम गरम हवा जो है ऊपर को जा रही है। अब रात हो गई तो रात को क्या हुआ, रात को लैंड उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जब लैंड ठंडी हो जाती है, अब रात को हमें ना ही सर्दी लगती है ना ही गर्मी लगती है, तो वो गर्म हवा जो है इस तरह से समुद्र से होती हुई हवा लैंड पर आई और लैंड से होती हुई समुद्र पर गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि कूलर एयर जो है लैंड से वो सी की तरफ जाती है। लैंड ब्रीज का मतलब है कि धरती से होती हुई हवा समुद्र के पास जाए, और सी ब्रीज क्या होता है, समुद्र से होती हुई हवा लैंड पर आए। तो इस तरह से आप लर्न रख सकते हैं। अब ये वाला पार्ट हम वाटर के बाद का जितना भी टॉपिक है ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, जिसको हम पार्ट नंबर 2 बना के डालेंगे। तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट में आप देखिएगा। थैंक यू।